नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही थी, तो अब जो है हम क्लास 8 को स्टार्ट करेंगे, यानी 8th क्लास की एनसीईआरटी को हम देखेंगे। और इसमें हम जो है मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, भारत को पढ़ेंगे और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ में जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे विषय सूची में देख लेते हैं कि हम जो 8th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी हैं उनमें किन किन टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक दे रखा है, क्या दे रखा है, पहला टॉपिक यहाँ पे ये दे रखा है कि स्थलखंड और स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो स्थलखंड और स्थलाकृतियों में हम जो है स्थल का बदलता हुआ स्वरूप पढ़ेंगे। स्थल का बदलता हुआ स्वरूप का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फिर सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो एशिया से संबंधित है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में हम एशिया की भूमि और जलवायु को देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आपका जो होगा वो एशिया के निवासी होंगे और प्राकृतिक संसाधन क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारे निकटतम पड़ोसी देश, यानी कि भारत जो है उसके पड़ोसी देश जो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और श्रीलंका की बात यहाँ पे हम करेंगे। फिर देखेंगे रोपड़ कृषि। ठीक है, तो रोपड़ कृषि के देश जो हैं कौन से हैं, मलेशिया हो गया और हिंदेशिया। जो हिंद महासागर के देश होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदेशिया। इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर 8वां टॉपिक आपका जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, मानव जाति के 5वें भाग का निवास स्थान चाइना, यानी चीन की बात भी करेंगे क्योंकि वो भी जो एशिया का एक प्रमुख देश है। फिर नेक्स्ट है क्या, सूर्योदय का देश जापान, यानी कि जो सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व में उगता है और सबसे पूर्वी देश कौन सा है, जापान है। फिर तीसरी यूनिट में हम किसकी बात करेंगे, तो भारत की बात करेंगे। तो इसमें हम हमारी मातृभूमि का स्वरूप देखेंगे, मानसूनों का देश भारत को देखेंगे। फिर मृदा तथा भूमि उपयोग देखेंगे कैसा होता है यहाँ पर है, हमारी कृषि कैसी होती है उसकी संरचना की बात करेंगे, हमारी जल संपदा यानी जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसकी बात करेंगे, और हमारी भूमिगत संपत्ति यानी जो हमारा लैंड रिसोर्स है उसकी बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा जो भारत और भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे निर्माण उद्योग हो गया, हमारे देश का जीवन रेखा यानी कि नदियों की बात करेंगे। फिर किसी देश की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है, यानी कि वहाँ के लोग होते हैं, यानी ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्स की भी बात इसमें करी गई है। तो हम इसको इतने चैप्टर्स में 18 चैप्टर्स में इसको देखेंगे हम पूरा क्लास 8th की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहला जो आपका अध्याय है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम यहाँ से वीडियो अपना। तो पहला अध्याय जो है वो किससे संबंधित है, स्थल मंडल और स्थलाकृतियाँ। स्थल मंडल यानी कि जो आपका जो लैंड एरिया होता है, स्थल भाग होता है उसको बोलते हैं, और स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, जो स्थल मंडल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, पर्वत हो गया, इस सबको जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये सब चीज़ें अगर समझ लेंगे आप तो ज्योग्राफी जो है बहुत ही आपको आसान लगेगी, और ज्योग्राफी जो है मुख्य रूप से समझने वाली चीज़ है और बहुत ही आसान लगेगी आपको इसको पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की विशेषता क्या होती है, आपको पता होगा कि परिभाषाएं दे रखी होती हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे दे रखा है कि स्थल मंडल होता क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी का वह परिमंडल जो मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया या शैल यानी चट्टान से जैसे ठोस पदार्थों से बना है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्थल मंडल। तो समझ गए होंगे स्थल मंडल किसे बोलेंगे, उस क्षेत्र को बोलेंगे या फिर उस परिमंडल को बोलेंगे जो मिट्टी, पत्थर या चट्टान से बना होता है। फिर अब क्या है, लावा। लावा क्या होता है, उबलता हुआ गर्म शैल, यानी कि कोई चट्टान है अगर उसको बहुत गर्म कर दें, पिघला दें, ठीक है, तो वही लिखा हुआ उबलता हुआ गर्म शैल पदार्थ जो ज्वालामुखी या दरार से बाहर आता है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से अगर कोई भी चीज जो बहुत ही चट्टान है, कोई गर्म होकर के गल करके एकदम ऊपर की ओर बाहर निकलती है दरार से किसी, या फिर ज्वालामुखी मुख से निकलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लावा बोलते हैं। फिर आगे दे रखा है प्रसुप्त ज्वालामुखी।
तो वह ज्वालामुखी जो काफी समय से निष्क्रिय रहा है, ठीक है, तो प्रसुप्त बोलेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा इसको। जो काफी समय से निष्क्रिय रहा यानी कि उसमें कोई भी ज्वालामुखी उद्भेदन क्रिया नहीं हुई है, उसको बोलेंगे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी दे रखी होती है, कुछ लेकिन शब्द कठिन दे रखे होते हैं, वहाँ पे हम उन शब्दों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको अच्छे से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। पृथ्वी मनुष्य का घर है, स्थल, जल और वायु। पृथ्वी के 3 क्या है विशिष्ट अंग या फिर परिमंडल हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों परिमंडलों के संपर्क क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहते हैं, यानी कि जहां पर जो है आपस में तीनों मंडल मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जैव मंडल। यह संकरा पर जटिल है, यानी कि बहुत ही नैरो होता है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सभी प्रकार के जीवन इसी में मिलते हैं, यानी कि जहाँ जैव मंडल वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवन मिलता है। स्थल पृथ्वी का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मनुष्य क्या है इसी पर निवास करते हैं, तो जो लैंड एरिया है वहीं पे तो मनुष्य रहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है आपको। फिर इससे तुम्हें पृथ्वी की संरचना के विषय में जानकारी मिलेगी। अभी हम चित्र को देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी या फिर स्थल मंडल कहते हैं। तो जो बाहर की लेयर होती है, मान लीजिए पृथ्वी आपकी है, तो जो पृथ्वी की जो बाहर आउटर ये सेल है या लेयर है उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या फिर क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। महाद्वीप तथा द्वीप स्थल मंडल के ही क्या है, अंग हैं, यानी कि महाद्वीप और जो द्वीप होते हैं वो स्थल मंडल के ऊपर ही तो होते हैं, तो इसलिए क्या है उसके भाग हो गए, यानी कि उसके अंग हो गए। सागरों और महासागरों के पेंदे भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पेंदे का मतलब जो महासागर का जो नितल है जिसके ऊपर महासागर खड़े हैं, यानी यहाँ जिसके ऊपर महासागर हैं, तली जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पेंदा, ठीक है। स्थल मंडल क्या है, एक पतली परत है और यह जो है विभिन्न, देखो स्थल मंडल क्या है वो बहुत ही एक पतली सी लेयर है और विभिन्न प्रकार की हल्की सैलों से बनी हुई है, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई लगभग अगर बात करते हैं तो कितनी है, लगभग 60 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह लोहे तथा निकल जैसे भारी धातुओं से बना है। तो पृथ्वी की अगर संरचना की बात करते हैं तो पहले एक बार हम चित्र को देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं चित्र के माध्यम से कि पृथ्वी की संरचना है कैसी। तो ये रहा आपका चित्र, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी हो गई। इसकी जो ऊपरी लेयर दिख रही है आपकी, इसकी मोटाई कितनी है, 60 किलोमीटर है लगभग, और इसी को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्थल मंडल भी बोलते हैं। और जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपका हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका आंतरिक क्रोड है, ठीक है। और ये किससे मिलकर मुख्य रूप से बना है, वो है निकिल होता है, एक धातु का नाम है निकिल, और प्लस दूसरा है आयरन, ठीक है, फेरस, इसीलिए इसको बोलते हैं निफे। तो ये मुख्य रूप से निकिल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, ठोस भाग है ये, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इसको बोलते हैं क्या है, मेंटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यही हमने देख लिया कि जो कोर होता है वो किससे बना हुआ, लोहा यानी कि आयरन हो गया, और निकल से बना हुआ है। अतः इसे क्या बोलते हैं, धात्विक क्रोड भी कहते हैं, क्योंकि धातुओं से बना हुआ है तो धात्विक क्रोड बोल दिया हमने। इस प्रकार भिन्न भिन्न परतों का घनत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ता जाता है, यानी जैसे हम पृथ्वी का मान लो सरफेस है ये, और पृथ्वी की सरफेस से हम जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे अंदर केंद्र की ओर, तो जो घनत्व होगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे घनत्व क्यों बढ़ता है, क्योंकि भारी धातुएं जो हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक मिलेंगी, और हल्की धातुएं कहाँ मिलेंगी, सरफेस के नजदीक मिलेंगी। और हमेशा देखा भी होगा घनत्व, कोई भी चीजें रखी हुई है और अगर उसमें विभिन्न घनत्व की चीजें रखी हुई हैं तो भारी जो होंगी वो नीचे मिलेंगी, हल्की जो होंगी वो ऊपर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है।
फिर क्या दे रखा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान जो है गहराई के साथ बढ़ता है, यानी कि हम पृथ्वी में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। संसार भर में खानों तथा गहरे कुओं में तापमान नापने से ज्ञात हुआ है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी कि हम 32 मीटर की गहराई में जाते हैं पृथ्वी की सतह से तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए आप। अब तुम अनुमान लगा सकते हो कि पृथ्वी के भीतरी भाग में कितना उच्च तापमान होगा, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, तापमान तेजी से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है जैसे जैसे आप जाएंगे नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर तो तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ऐसे अति उच्च तापमान पर क्या है, पृथ्वी के आंतरिक शैलों यानी जो अंदर की शैलें हैं और धातुओं का क्या है, पिघल जाना चाहिए। परंतु पृथ्वी की जो बाहरी परतों के दाब के कारण उसका भीतरी भाग ठोस जैसा ही लगता है। यानी कि हमने अभी जो चित्र देखा था, हमने अभी ये देखिए, मान लो ये सरफेस है तो इसके अंदर हमने जो बात की है अभी, जो कोरोड जो कोर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोर, काहे से बना हुआ है, ये आयरन से बना हुआ है, यानी Fe से बना हुआ है प्लस निकिल से। तो ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो पृथ्वी का जो दबाव है इसके ऊपर, यहाँ पे वैसे तो ये पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि तापमान सबसे अधिक यहाँ पर ही होता है। जितना हम नज़दीक केंद्र के जाएंगे तापमान सबसे अधिक बढ़ेगा, लेकिन क्या है, दाब भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो क्या इसके ऊपर जो दबाव होगा, लगने वाला दबाव होगा, वो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इतना अधिक दबाव होने की वजह से क्या है, ये जो है ठोस अवस्था में ही रह जाता है। यानी कि तापमान अधिक होने के बावजूद भी ये कैसा रहेगा, आपका ठोस रहेगा। तो आप समझ गए होंगे इसका कारण क्या है, जो दबाव है उसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं शैलें। अब शैल को देख लेते हैं हम। तो स्थल मंडल जो है विभिन्न प्रकार की शैलों से बना है। शैल का मतलब आप समझ लीजिए चट्टान, ठीक है। शैल शब्द का अर्थ उन सभी कठोर और प्रतिरोधी वस्तुओं से है जिनसे भूपर्पटी का क्या है, निर्माण होता है। जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब क्या है, शैल हैं, शैल के प्रकार हैं। परंतु सही अर्थों में क्या है, मुलायम तथा असंयुक्त पदार्थ जैसे गाद हो गया, बालू हो गया, बजरी हो गई, कीचड़ हो गया, चाक हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, लवण शैल हो गया तथा कोयला भी क्या है, शैलों के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। तो आप समझ गए होंगे कि शैल क्या होते हैं। फिर क्या है, शैल एक या एक से अधिक खनिजों से बनी होती हैं, या तो एक से बने होंगे या फिर एक से अधिक खनिज से मिलकर के भी बनी हो सकती हैं। शैलों का निर्माण करने वाले सामान्य खनिज जो हैं वो क्या है, फेल्सपर तथा स्फटिक होते हैं। कुछ शैलों में क्या लोहा होता है, तांबा होता है, सोना जैसे आर्थिक महत्व के क्या होते, खनिज होते हैं। अब हम देख लेते हैं, अगला हम देखते हैं कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों शैलों को यहाँ पे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैलों के प्रकार। तो शैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया, आग्नेय। दूसरा कौन सा होगा, अवसादी। तो ये इग्नियस हो गई आपकी, अवसादी हो गई आपकी, और कायांतरित हो गया यानी कि मेटामॉर्फिक, ठीक है। इन शैलों का निर्माण क्या है, अलग अलग ढंग से होता है। तो जाहिर सी बात 3 प्रकार की शैलें हैं और तीनों का निर्माण जो होता है अलग अलग प्रकार से होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आग्नेय शैल कौन सी होती हैं। तो आग्नेय शैल कौन सी होती है, जो बहुत ही उच्च तापमान पर जिनका निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आग्नेय शैल, ठीक है। तो हमें पता है जो स्थल खंड के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ होता है। हमने अभी देखा जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, भीतरी हिस्से में जाएंगे तो क्या तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो चट्टान होगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। अब ऐसी चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें जब पृथ्वी की सतह पे आती हैं तो क्या बनेंगी, वो ठंडी होंगी, ठंडी होंगी तो क्या बनेंगी, फिर से चट्टान बन जाएंगी वो। तो जो पिघला हुआ जो लावा होता है उनसे बनेंगी चट्टानें, तो वो कौन सी हो जाएंगी, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो वही लिखा हुआ है, पिघला पदार्थ होता है जिस पर ऊपर के शैलों का भारी दाब भी हो रहता है। जब यह पिघला पदार्थ ठंडा होकर के कठोर हो जाता है
तो आग्नेय शैल बनती हैं। यानी कि अगर पृथ्वी की सतह के बाहर भी आ जाए तब ठंडा हो जाएगा, और दूसरा रीज़न है क्या, पृथ्वी के अंदर भी रह करके ये ठंडी हो सकती हैं। दोनों ही स्थिति में चट्टानों का निर्माण होगा, और उन चट्टानों को ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टानें या फिर आग्नेय शेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। जब वह पिघला पदार्थ भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है, अगर पृथ्वी के भीतर ही मान लो पृथ्वी है और यहाँ पर कोई चट्टान है वो पिघली हुई है, वो ठंडी हो रही है धीरे धीरे, तब उससे क्या बनेगा, ग्रेनाइट आग्नेय शेल का निर्माण होगा। तो समझ गए, ग्रेनाइट चट्टानें कब बनेंगी, जब पृथ्वी के भीतर ही जो है चट्टानें, गर्म चट्टानें ठंडी हो जाएंगी, धीरे धीरे ठंडी होंगी, तो क्या बनेगा, ग्रेनाइट बनेगा। फिर आग्नेय शैलों में सबसे अधिक ग्रेनाइट ही पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो आग्नेय शैल पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट ही पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है, इमारती पत्थर के रूप में काफ़ी होता है। तो आपने देखा होगा किचन वगैरह में जो स्लैब बने होते हैं वो कौन से होते हैं, यही ग्रेनाइट के पत्थर ही होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इमारत बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है, कभी कभी जो पिघला हुआ जो पदार्थ है किसी छेद या दरार से बाहर निकल कर, यानी कि मान लो ये पृथ्वी आपकी है और यहाँ से मान लो कोई पदार्थ पिघल करके ऊपर की ओर आएगा या यहाँ पे कोई छेद से बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा, फैल जाएगा आप आसपास ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जब छेद या दरार से बाहर निकल कर पृथ्वी की सतह पर फैलता है तो वह बहुत जल्दी ठंडा होकर कठोर हो जाता है, क्योंकि बाहर तापमान क्या है, कम है, अंदर तापमान अधिक है। जैसे ही बाहर आएगा तो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर तापमान कम है तो तेजी से ठंडा होगा। अब तेजी से ठंडा होगा तो क्या बनेगा, बेसाल्ट बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनी जो आग्नेय शेल को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसाल्ट हो गया। और बेसाल्ट जो गहरे काले रंग की शैल होती है, काले रंग की देखने में होती है, और इसके खनिजों के दाने इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी बहुत ही बारीक होते हैं। यह शैल बहुत ही कठोर तथा भारी होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, सड़क बनाने में किया जाता है। यानी कि जो बेसाल्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सड़कों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अवसादी शैल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अवसादी शैलें क्या होती हैं, तो शैलों के छोटे छोटे कण को पवन, क्या है, पवन हो गया, बहता पानी हो गया, या फिर हिमानी यानी बर्फ का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हिमानी क्षेत्र। तो जो बर्फ होती है अपने जब चलती है आगे की ओर बढ़ती है, ग्लेशियर बढ़ते हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, छोटे बड़े आकार के कणों को भी साथ में लेके चलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, शैल जो होते हैं छोटे छोटे कणों को पवन, बहता हुआ पानी, हिमानियाँ अपने साथ उड़ा या बहा ले आते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर ही परतों में जमा करते रहते हैं, यानी कि लेयर बाय लेयर। मान लो कोई ये क्षेत्र है, यहाँ पे मान लो कोई छोटे छोटे कण आए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए ऐसे से, ठीक है, ये इकट्ठा होते गए, फिर ऐसे इकट्ठा हो गए, यानी कि बहुत लंबे समय में, यानी कि सदियों लग जाती हैं, हजारों साल लग जाते हैं इन चट्टानों के निर्माण में। तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत मोटी क्या हो जाएगी, एक परत बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, और वही क्या कहलाएगा, आपका अवसादी शैल कहला जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, उन्हें समुद्र, या तो समुद्र में इकट्ठा हो सकता है ये, या फिर धरातल पे ही, यानी जो पृथ्वी का जो भूतल है, स्थल मंडल है, वहां पर भी ये इकट्ठा हो सकते हैं। तो वही लिखा, भूभाग पर ही परतों में जमा करते रहते हैं। इस प्रकार के जमे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवसाद कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सेडिमेंट रॉक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेडिमेंट रॉक। जब अवसाद की परतें अपने भार से या ऊपर से समुद्र के पानी से, यानी कि किसी भी तरीके से, या तो अपने ही भार से दब जाएं, दबाव पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत मोटी हो रही है, तो ऊपर से नीचे वाली जो परत होगी क्या होगी, दबेगी वो, या फिर उसके ऊपर कोई चीज है, यानी मान लो पानी है अगर, तो पानी के दबाव से भी वो एक चट्टान के रूप में बदल जाती है वो। तो वही लिखा, दबाव से क्या हो रहा है, कठोर हो जाती है। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। तो ये बन गया आपका अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक बन गई। और इसके उदाहरण की बात करते हैं तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी अवसादी शैलों के क्या है, उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल हैं।
तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल हैं, ऐसे पूछ सकता है, या फिर कौन कौन सी जो है कायंत्रित सेलें हैं, या फिर पूछ सकता है कौन से आग्नेय सेलें हैं। तो आप इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए कि बलुआ पत्थर क्या है आपका, एक अवसादी सेल है। चूना पत्थर क्या है, एक अवसादी सेल है। चिकनी मिट्टी क्या है, एक अवसादी सेल है। फिर पूछ सकता है कि ग्रेनाइट क्या है, तो आग्नेय सेल है। बेसाल्ट क्या है, एक आग्नेय सेल है। तो आप इन पॉइंटों को आप नोट करते जाइए। कोयला भी क्या है, एक अवसादी सेल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कोयला जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं वो भी क्या है आपका है, एक अवसादी सेल है। इसका निर्माण कैसे हुआ, हजारों साल पहले दलदलों में दबे हुए पेड़ों और पर्णांगों पर भीषण ऊष्मा और दाब के प्रभाव से हुआ है। यानी जो पेड़ वगैरह थे वो क्या हो, पृथ्वी के जो है दरार में जो है धस गए, दब गए, और उसके ऊपर क्या समय के साथ दबाव पड़ा, तापमान बढ़ा, तो उससे क्या वो कोयले में वो कन्वर्ट हो गए, बदल गए। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब जो लास्ट आपका तीसरा नंबर का है वो कौन सा सेल है, कायांतरित। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो जब मौलिक सेल अधिक ऊष्मा और भारी दाब के प्रभाव में, नहीं या तो तापमान ज़्यादा हो जाए यानी कि ऊष्मा की वजह से, या फिर प्रेशर दबाव की वजह से बिल्कुल बदलकर अन्य रूप प्राप्त कर लेती है, तब उसे क्या बोलते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। कि अपना रूप बदल देना। अब रूप कैसे बदलेगा, या तो दबाव पड़ जाए, या तो तापमान यानी ऊष्मा की वजह से बदल जाए उसका रूप। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं। आग्नेय तथा अवसादी दोनों ही सेलें क्या है, ऊष्मा यानी तापमान के प्रभाव में और दबाव यानी प्रेशर के प्रभाव के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कायांतरित सेलें होती हैं वो किससे बन सकती हैं, या तो अवसादी चट्टानें होंगी उनसे बन सकती हैं, या फिर आग्नेय चट्टानें से भी बन सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, संगमरमर हो गया जैसे। तो संगमरमर कैसे बनती है, संगमरमर जो बनती है आपके चूना की चट्टान होती है, चूने की चट्टान होती है, उस पर जब हम दाब और तापमान यानी ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, यानी काफ़ी दबाव डालते हैं और तापमान बढ़ाते हैं, तो किस चीज़ में बदल जाती है, वो संगमरमर में बदल जाती है। चूने की चट्टान कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, संगमरमर में। फिर ऐसे क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, नाइस हो गया, फिर इसको नीस भी बोलते हैं। ये सब क्या है, कायांतरित सेलों के सामान्य उदाहरण हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया और नीस हो गया, फिर नाइस भी बोलते हैं इसको हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कायांतरित सेलों के एग्जाम्पल हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये देखे जाते हैं कि मिलाने को आते हैं कि निम्नलिखित को मैच कीजिए कि कौन सा आग्नेय है, कौन सा कायांतरित है, कौन सा अवसादी चट्टानें हैं। तो आप इसको मिलाइएगा। अब हम आगे देख लेते हैं, स्थलाकृतियों की बात कर लेते हैं। स्थल रूप की बात यानी कि जो स्थल मंडल है उसके ऊपर जो पाए जाते हैं स्थल रूप, जो आकृतियां हैं उसको बोलते हैं स्थलाकृतियां। तो पृथ्वी का धरातल सब जगह समान नहीं है। आपने देखा होगा, घर के बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं पे दिखाई देगा क्या, पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं पे क्या दिखाई देंगे, मैदान दिखाई देंगे, कहीं पे ज्वालामुखी दिखाई देगा। वास्तव में स्थलाकृतियों में बहुत विविधता देखी जा सकती है। इनमें कुछ का विकास तो बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, यानी कि जो स्थलाकृतियों का विकास होता है बहुत लंबे समय में होता है, लेकिन कुछ स्थलाकृतियां हैं बहुत जल्दी बन जाती हैं। जैसे भूकंप आ गया तो कोई दरार पड़ गई, कोई घाटी का निर्माण हो गया, वो तुरंत हुआ ना। और अधिकांश के विकास की प्रक्रिया अभी भी चल ही रही है। स्थलाकृतियों का वितरण हमें जनसंख्या के वितरण के संबंध में जानकारी देने में मदद करता है। इसके साथ ही प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य की जो विविध क्रियाएं होती हैं, यानी क्रिया विधियां होती हैं, मनुष्य किस प्रकार की क्रिया करेगा वो भी जो है स्थलाकृतियों के द्वारा जो है पता चलती है, उनकी जानकारी मिलती है। स्थलाकृतियों तो जो स्थलाकृतियां हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये 3 वर्ग कौन से हैं, तो मुख्य वर्ग कौन कौन से हो गए, एक तो पर्वत हो गया, दूसरा पठार हो गया, और तीसरा क्या हो गया, मैदान हो गया। ठीक है, तो 3 तो हो गई, मुख्य हो गई। परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थलाकृतियां जो हैं कभी भी स्थायी नहीं बनी रहती, यानी कि वो परिवर्तनशील हैं। कभी पठार जो है वो आगे चलकर मैदान बन जाएगा, मैदान जो है वो पर्वत बन सकते हैं, पर्वत है वो मैदान बन सकते हैं, यानी कि परिवर्तनशील हैं ये, उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी यह परिवर्तन अचानक होते हैं,
परंतु अधिकांश परिवर्तन प्रायः बहुत धीरे धीरे होते हैं, यानी बहुत लंबे समय में, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इस परिवर्तन को होने में। इस प्रकार के अनेक उदाहरण अपने देश में ही आपको जो है आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, कि कैसे पर्वत बने हैं, हिमालय कैसे बना, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई, कितना समय लगा। अब हम देख लेते हैं भूपर्पटी की आकस्मिक गतियाँ, यानी कि जो सडन चेंजेस आते हैं, सडन मूवमेंट होती हैं, उसके बारे में। तो भूपर्पटी पर जो आकस्मिक गतियाँ जो हैं प्रायः ज्वालामुखी के उद्गार, यानी कोई ज्वालामुखी फट गया, तथा भूकंप यानी कोई भूकंप आ गया के समय होती हैं। इससे पृथ्वी के धरातल पर क्या होता है, अचानक परिवर्तन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो आकस्मिक गतियाँ होती हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, भूकंप या तो आएगा, या फिर क्या होगा आपका ये ज्वालामुखी आएगा, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं, पहले ज्वालामुखी को देख लेंगे। तो ज्वालामुखी को पहले देखेंगे। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि ज्वालामुखी एक ऐसा पर्वत है जिससे जब तब लावा तथा ज्वाला निकलती रहती है। ज्वाला का मतलब आग की लपटें। वास्तव में ज्वालामुखी जो है भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार है जिससे पिघला लावा, गैसों के बादल, धूल कण हो गए, भाप हो गई तथा सैलों के टुकड़े निकलते हैं। कभी कभी भूपर्पटी की गहरी दरारों से भी गर्म लावा बाहर निकलता है। तो आप समझ गए होंगे, ये कोई मान लो पर्वत, ये कोई मान लो चट्टान है, मान लो पृथ्वी है, उसकी सतह है, और नीचे से अगर मान लो कोई लावा निकल रहा, इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलते हैं। जब तक ये पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की सतह के अंदर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब ये यहाँ पे किसी छेद से जो है बाहर निकलता है और फैल जाता है, अब इसका नाम क्या बदल के हो जाता है, इसका नाम हो जाता है लावा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं वो अगर पृथ्वी के भीतर हैं तो उसका नाम होता है मैग्मा, और जैसे ही वो धरातल के ऊपर आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, उसका नाम बदल के हो जाता है लावा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र भी दिखाया गया है कि एक ज्वालामुखी का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि ये ज्वालामुखी है, यहाँ छेद बना हुआ है, इसको बोलते हैं द्वार, और यहाँ से निकला है, ये फैल गया, इधर लावा प्रवाह लिखा हुआ है, यानी लावा फैल रहा है। और जो इसका मुंह होता है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्रेटर जो होता है, जो ज्वालामुखी का ऊपरी मुंह होता है, सिरा होता है, उसी को बोलते हैं। अब देखिए क्या है, लावा हो गया तथा अन्य पदार्थ द्वार के चारों ओर जमा हो जाते हैं और कालांतर यानी कि समय में, कालांतर में शंकु का निर्माण करते हैं। ठीक है, शंकु क्या होता है, जो इस तरह की आकृति होती है, इसको ऐसे तिकोना बन जाता है ना, शंकु, इसी को बोलते हैं शंकु, यानी कोन का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी जब घटना होती है तो मुख्य रूप से जो है शंकु के आकार का जो है पर्वत बन जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने देख लिया था अभी। यदि लावा का जमाव बराबर होता रहता है, यानी लगातार जो है लावा का जमाव होता रहता है, तो काफी लंबे समय में मुख के चारों ओर शंकु के आकार के पहाड़ी या पर्वत चोटी बन जाती है, जैसे ये बन गई है। ठीक है, ज्वालामुखी का ऊपरी सिरा जो है प्याले की आकृति जैसे गड्ढेदार होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, मुख होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या देख रहा है, ज्वालामुखी का उद्भेदन जो होता है, ठीक है, नियमित ढंग से नहीं होता है, यानी कि लगातार नहीं निकलता रहता है उसके अंदर से जो पिघला हुआ चट्टान या फिर लावा होता है, वो लगातार नहीं निकलता है। बहुत से ज्वालामुखी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से सक्रिय नहीं है, यानी कि उनके अंदर से लावा बाहर नहीं निकला है, फिर भी वे मृत या विलुप्त नहीं है, फिर भी उनको हम मृत ज्वालामुखी नहीं मानेंगे। हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रसुप्त। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रसुप्त या सोए हुए ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण की अगर बात कर लेते हैं तो इटली में क्या है, नेपिल्स। तो आप मैप में देखेंगे इटली महाद्वीप, इटली देश को, जो कि भूमध्य सागर की तटरेखा के साथ फैला हुआ है, तो वहां पे देखेंगे नेपिल्स को देखेंगे। ठीक है, नेपिल्स के निकट नेपिल्स का वहां पे द्वीप का नाम है, वहां पे क्या है कि विसुवियस। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी है, वो कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा होता है,
जो लंबे समय से जो है एक्टिव नहीं है, उसके अंदर से लावा नहीं निकला है, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, यानी लावा उसके अंदर से निकल सकता है। फिर यहाँ पे देखा, क्या तुम कोई ऐसा कोई दूसरा उदाहरण बता सकते हो? तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, ठीक है। आप मैप में देखिएगा कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव हैं और कौन कौन से जो है प्रसुप्त हैं और कौन से मृत हैं, ठीक है। फिर क्या आगे दे रखा है आपका है, जिन ज्वालामुखियों में बराबर उद्भेदन होते रहते हैं, यानी लगातार जो है उसके अंदर से लावा निकलता रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सक्रिय, यानी एक्टिव, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। हमारे देश में अंडमान द्वीप समूह का जो बैरन द्वीप है, तो आप देखेंगे आप एटलस में, तो हिंद महासागर में देखेंगे जब, तो अंडमान जो महाद्वीप समूह है वहाँ पे देखेंगे आप बैरन द्वीप, ठीक है। तो बैरन द्वीप कैसा है? आपका एक्टिव है, वहाँ से जो है अक्सर जो है लावा निकलता रहता है। और सिसिली में, तो इटली में ही, इटली जहाँ देश है वहीं पर आपको दिखाई देगा सिसिली द्वीप, तो वहाँ पे सिसिली द्वीप में जो है एटना सक्रिय, वहाँ पे एक ज्वालामुखी का नाम क्या है? एटना। तो एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी के क्या है? उदाहरण हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में एक, कि जो सिसिली और जो बैरन द्वीप हो गया और सिसिली का जो एटना जो है ज्वालामुखी, दोनों कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एटना ज्वालामुखी अनेक बार उद्भेदित हो चुका है, यानी कि समय समय पे उसके अंदर से लावा काफी बार निकल चुका है। जो ज्वालामुखी ना तो सक्रिय है, ना ही प्रसुप्त है, और ना हजारों सालों के बीच उद्भेदित हुए हैं, यानी कि उसके अंदर से कोई भी ज्वालामुखी इरप्शन नहीं हुआ है, उद्गार नहीं हुआ है, उन्हें क्या बोलते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विलुप्त ज्वालामुखी कौन सा होता है? जिसमें हजारों वर्षों से जो है कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। अफ्रीका के तंजानिया देश में किलिमंजारो पर्वत, तो किलिमंजारो पर्वत कैसा है पर्वत? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? ये विलुप्त ज्वालामुखी का क्या है? एक उदाहरण है, यानी कि बहुत लंबे समय से इसमें से कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, संसार में जो कई हजार ज्वालामुखी हैं, इनमें से लगभग जो है 450 जो है सक्रिय तथा प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो मुख्य रूप से जो है लगभग 450 ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय होंगे, या तो जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर, यानी जो प्रशांत महासागर आप देखेंगे मैप में, तो उसके चारों ओर जो है ज्वालामुखियों की क्या है? वृत्ताकार पेटी है। इस पेटी को क्या बोलते हैं? अग्निवलय, यानी कि रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, कहते हैं, क्योंकि इस पेटी में कई जो है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी लगातार इसमें से जो है ज्वालामुखी उद्भेदन होता ही रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए भूकंप को देख लेते हैं अपना अगला। तो जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलती या कंपित हो उठती है, तो उसे क्या बोलेंगे? भूकंप कहते हैं। तो भूकंप क्या है? जब पृथ्वी की सतह जो अचानक हिलती है या फिर कांप उठती है, तो उसे क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। पृथ्वी के अंदर अचानक हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार भी जो है भूकंप का कारण बनते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे क्या होती है? वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कांप उठता है, क्योंकि लावा जैसे मान लो ये निकल रहा है, ठीक है, पृथ्वी की सतह हो गई है और अंदर से लावा दबाव डाल रहा है और इसको सतह को तोड़ेगा अचानक से, तो बाहर की ओर लावा निकलता है, तो इसकी वजह से यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाता है? कांप उठता है, अचानक से हिल उठता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी आएगा वहाँ पे भूकंप भी आएगा। भूकंप कुछ ही सेकंडों तक अनुभव किया जाता है। कभी कभी भूकंप इतने भयंकर होते हैं कि उनसे धन जन की बहुत ही अधिक हानि होती है। तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि भूकंप आया तो यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग गिर गई, इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, कितने लोग मारे गए, तो ये सब घटनाएं होती हैं। भूकंप जो है पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वे
प्रायः थोड़े थोड़े समय के बाद आते ही रहते हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ समय के बाद जो है भूकंप वहाँ पे आते ही रहते हैं। इन क्षेत्रों में जो है पृथ्वी की सतह अपेक्षाकृत क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है, जहाँ पे आते हैं। भूकंपों की सबसे अधिक सक्रिय पेटी कहाँ पे मिलेगी आपको, प्रशांत महासागर के चारों ओर की, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिंग ऑफ फायर है, ज्वालामुखी भी वहाँ पे उद्गार हो रहा है। तो ज्वालामुखी जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्या होगा, भूकंप तो आने ही हैं। 80% से भी अधिक भूकंप जो हैं इसी क्षेत्र में आते हैं। तुम्हें याद होगा कि इस क्षेत्र में ही सबसे अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हमने पीछे देख लिया, तो आपको जो पढ़ते हैं उसको याद भी रखना है कि हमने क्या पढ़ा है। अब देख लेते हैं, भारत में भी जो अधिकांश भूकंप कहाँ पे मिलेंगे हमको, हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं तथा गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में आते हैं। भारत के दक्कन के पठार में अब तक कुछ ही भूकंप आए हैं, यानी कि जो दक्कन का पठार है वहाँ पे तो कम भूकंप आए हैं, लेकिन जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे अधिक भूकंप आए हैं। उसका आगे कारण बताया जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो नवीन वलित पर्वत होते हैं वहाँ पर जो है भूकंप अक्सर देखे जाते हैं। यहाँ का अंतिम भूकंप जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में कोयना नगर में दिसंबर 1967 में आया था। इससे धन जन की हानि हुई थी, यानी कहाँ पे, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का दक्कन का पठार। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका चैप्टर एंड हो चुका है, और चैप्टर के एंड में भी आपको क्या मिलेगा, आपको परिभाषाएं दे रखी होती हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, क्योंकि परिभाषाओं से ही आपको जो है नॉलेज होती है। अगर किसी शब्द का मतलब पता है तो आपको जो चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ पे दे रखा सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण जो स्थल मंडल का निर्माण करता है, तो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। फिर ज्वालामुखी क्या होता है, तो भूपर्पटी का क्या, वह द्वार का मतलब रास्ता, गेट, जिससे लावा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। इसमें हमने मुख्य रूप से जो है स्थल मंडल को देखा हमने, ठीक है, स्थल मंडल, फिर उसमें देखा हमने कि स्थलाकृतियां जो होती बनती कैसे हैं, और स्थलाकृतियों के बनने में हमने देखा, क्या देखा कि जो आकस्मिक जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो आकस्मिक जो स्थलाकृतियां होती हैं मुख्य रूप से दो तरह से बनती है, एक तो ज्वालामुखी के उद्गार से बनती हैं, और दूसरा बनता है कौन सा, भूकंप से बनती हैं। तो हमने इस चैप्टर में इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।